मैं रोज स्कूल तो जा रही थी, लेकिन उन स्कूल के बच्चों के लिए मैं एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली थी। मैं अपने मम्मी पापा को उस जिल्लत भरी जिंदगी से जरूर बाहर निकालना चाहती। बस फिर शुरू हुई मेरी लड़ाई मेरे सारे सपनों को सच करने की। मुझे लगा कि यार एक मौका जिंदगी में खुद को साबित करने का, तो भला मैं क्यों पीछे हटूं। ये बात सुनकर एक पल को लगा कि मेरे बड़े सपनों का अंत यही हो गया। इम्पॉसिबल, ये वर्ड तो सबने सुना है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ये वर्ड भी हमें चीख चीख कर कहता है आई एम पॉसिबल। इसलिए मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ इम्पॉसिबल नहीं लगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रानी है। अभी तक मैंने अपनी 12वीं के भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और एक अच्छी सी कंपनी में फुल टाइम फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। मेरी यहाँ तक पहुँचने की कहानी शुरू होती है बिहार के छोटे से गांव पतरघट्टी से, एक ऐसी फैमिली से जहाँ पर मैंने हमेशा लड़ाई झगड़े और गरीबी देखी थी। लेकिन जब आप वास्तव में सफलता चाहते हैं तो आप कभी हार नहीं मानते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो। हम लोग बिहार के छोटे से गांव पतरघट्टी में जॉइंट फैमिली में रहते थे। घर वालों में लड़ाई झगड़े कहाँ सुनी इतनी थी कि उस घर में मेरा दम सा घुट रहा था। तो फिर इन्हीं लड़ाई झगड़ों के बीच एक दिन घर का बंटवारा हुआ। कमाई का कोई सोर्स भी अब गांव में नहीं बचा था और इसी बीच पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनके इलाज करने के लिए भी जितने पैसे लग रहे थे वह हमारे पास नहीं थे। घर परिवार से जब मदद मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि तुम लोग अलग हो गए तो तुम अपनी परिवार खुद संभालो। पापा अपनी हालात और परिवार के कारण इतने बेबस और हताश हो गए कि उनको खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं दिखा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पापा फांसी ले रहे थे तभी उस समय चाचा जी आ गए और पापा को बचा लिया। उस टाइम पापा मम्मी को देखकर और उनका बेबस चेहरा देखकर मैंने ठान लिया कि मुझे अब अपनी मम्मी पापा को हालातों की वजह से रोने नहीं दूंगे। उनको कभी फिर किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। पापा से जो बन रहा था पापा वह करके हमारा गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब भी घर में वैसे ही लड़ाई झगड़े और कहासुनी थी। पापा हमारे लिए गांव छोड़कर दिल्ली आ गए और दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने लगे। उधर गांव में मम्मी मिट्टी के बर्तन बनाकर हम सबका पेट पालने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन जिंदगी की समस्या ऐसी थी कि आई तो बस आती चली गई। पापा ने भी हम सबको दिल्ली बुला लिया। दिल वालों की दिल्ली हमारे लिए एकदम नई थी, लेकिन इस नए जगह का एक फ़ायदा भी था क्योंकि यहाँ पे कोई शर्म नहीं थी, ना ही कोई जानने वाला था और ना ही यहाँ पे कोई हिचकिचाहट थी। पापा दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने लगे और मम्मी दूसरों के घर जाकर झाड़ू बर्तन पोछा का काम ले लिया। तब हम लोग झुग्गी में रहते थे, तो पापा को दिहाड़ी के 100 रुपये मिलते थे एक पर डे, और मम्मी इतने सारे लोगों के घर काम करती थी फिर जाकर उनको 3000 रुपये मिलते थे महीने के। और पापा मम्मी सुबह घर से निकलते थे और हम तीनों भाई बहन झुग्गी के पास खेला करते थे और स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते थे जो मतलब कि इतने अच्छे से ड्रेस पहनकर स्कूल बस में बैठकर कई सारे दोस्तों के साथ हंसते हुए जाते थे। तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी जाऊं, लेकिन कैसे? इसके लिए भी तो पैसे चाहिए थे। लेकिन मैं अपने सपनों को ज़्यादा दिन अपने मन में दबा कर नहीं रख पाई और मैंने पापा को बोल दिया कि पापा मुझे भी स्कूल जाना है। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि पापा कैसे करेंगे। लेकिन तब मैं ना बोलती तो शायद आज इस बात का अफसोस कर रही होती। पापा ने फिर मुझे पास के एनजीओ के स्कूल में एडमिशन दिला दिया। मैं बहुत खुश हुई। कुछ महीने पढ़ाई में भी मन लगा, लेकिन जो वो अच्छी ड्रेस पहनकर अच्छे स्कूल जाने का सपना था वो अब भी अधूरा था। उसी बीच हमारी स्कूल के प्रिंसिपल कुछ बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिला रही थी, तो मैंने भी पापा से ज़िद की और पापा ने मुझे भी टीचर के साथ जाकर मेरा भी एडमिशन दिला दिया। मैं बहुत खुश हुई। अच्छा स्कूल और अच्छा एनजीओ तो मिल गया, ख्वाबों को पंख तो मिल गए, लेकिन मेरा कोई दोस्त बनने को तैयार ही नहीं था उस स्कूल में। बिकॉज दुनिया आपको हमेशा आपके दिखने, आप कहाँ से आते हो, इस पर जज करती है। मैं रोज़ स्कूल तो जा रही थी, लेकिन उन स्कूल के बच्चों के लिए मैं एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली थी। कई बार तो मुझे इस बात का एहसास भी दिला दिया जाता था
तो मैं इस वजह से मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। मैं बहुत शांत शांत और अकेली पड़ गई थी। जब मेरा रिजल्ट आया और मैं बहुत कम मार्क्स से पास हुई, टीचर्स ने मम्मी पापा को बुलाकर लाने को बोल दिया। ये बात सुनकर मेरा हालात इतना ख़राब हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बस याद आ रहा था कि पापा ने किस तरीके से मेरे को एडमिशन दिलाया था। मैंने अपने पापा से कितनी ज़िद की थी। कहते हैं ना, सबकी ज़िंदगी में एक ना एक पल ऐसा आता है कि मन करता है कि हार मान जाऊँ, ये अपने सपनों को देखना ही बंद कर दूँ। लेकिन नया और अलग वही लोग करते हैं जो उस पल को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना लेते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना लिया। मैं घर गई, किताब निकाला और पढ़ने बैठ गई। पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बोला कि आप लोगों को टीचर्स ने बुलाया है। उसी बीच मेरा इंग्लिश का डिक्टेशन था। मैं सारा याद करके गई थी। डिक्टेशन हुआ और मेरे सारे वर्ड सही निकले। टीचर्स को लगा कि मैंने चीटिंग की है। मैंने भी टीचर्स को बोल दिया, अगर मैंने चीटिंग की है तो आप अपने सामने डिक्टेशन लेकर देख लीजिए। उन्होंने लिया और तब भी सारे वर्ड सही निकले। तो उन्होंने मेरे अंदर गजब का चेंज देखा कि जो लड़की कल तक अकेले और शांत शांत सी रहती थी, आज वह मुझसे यह कह रही है। उनको भी मेरे ऊपर यकीन हो गया। बस फिर शुरू हुई मेरी लड़ाई मेरे सारे सपनों को सच करने की। मेरे सपने ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से ज़रूर बाहर निकालना चाहती थी। बस मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लगातार अपनी क्लास में टॉप करती चली गई। जब मैं 10वीं में थी तब नवगुरुकुल नाम की एक एनजीओ की टीम हमारे स्कूल आई। वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाने का एक मौका देने आए थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन तब समस्या ये थी कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एस भी नहीं पता था और ना ही मुझे कोडिंग आती थी। जब उन्होंने सारे बच्चों से पूछा कि कौन कौन कोडिंग सीखना चाहता है, तो बहुत सारे लड़कों ने हाथ उठाया, पर लड़कियों में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर मैंने बहुत सोच समझकर अपना हाथ उठाया। मुझे लगा कि यार, एक मौका ज़िंदगी में खुद को साबित करने का, तो भला मैं क्यों पीछे हटूं। फिर मैंने भी अपना हाथ उठा दिया। मेरे साथ साथ और भी लड़कियों ने हाथ उठाया। अब अगला चैलेंज था, घर वालों को कैसे मनाऊं। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैंने घर वालों को बहुत समझाया और बहुत बार समझाने पे समझ भी गए। लेकिन घर वालों के लिए भी ये डिसीजन उतना ही मुश्किल था जितना मेरे लिए, क्योंकि हमें ट्रेनिंग के लिए उनके गुड़गांव कैंपस में ही रहकर करना था, तो उनका डरना लाजमी था। लेकिन मैंने उनको भी मना लिया और मैं गुड़गांव कैंपस में जाकर अपना ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3 महीने गुड़गांव में रहने के बाद खबर आई कि हमारा कैंपस बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है। ये बात सुनकर एक पल को लगा कि मेरे बड़े सपनों का अंत यहीं हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी अकेले जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में वही बात याद आ रही थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने पापा को जाकर बोला कि पापा, अब मुझे बेंगलोर जाना है। लेकिन जैसा सोचा था कि पापा मना कर देंगे, वैसा ही हुआ। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं। जब मेरा कैंपस बेंगलोर शिफ्ट हो रहा था, तब मेरा 10th का एग्ज़ाम भी था। तब मैं बेंगलोर नहीं गई, एग्ज़ाम देने के लिए रुक गई और मेरे साथ 2 लड़की और भी रुक गई। हम तीनों ने एग्ज़ाम दिया और फिर एग्ज़ाम के बाद मैंने पापा को बोला कि पापा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लड़की और है। तो पापा ने हाँ कर दी, लेकिन इस शर्त पे कि वही हम तीनों को बेंगलोर छोड़कर आएंगे और कैंपस अपने आँखों से देखेंगे। खैर, हम तीनों दोस्त भी बहुत खुश हुए। तो पापा बेंगलोर गए, हम तीनों को छोड़ा, कैंपस देखा और तसल्ली करी और फिर वापस आ गए। हम लोग भी पढ़ाई में लग गए, दिन रात एक करके मेहनत करनी शुरू कर दी। तभी फिर मुझे नवगुरुकुल की तरफ से ही 3 महीने का स्कॉलरशिप मिला, वो भी हैदराबाद जाकर करना था। लेकिन अब उसके लिए भी पेरेंट्स को समझाना, अब ये दूसरा चैलेंज फिर से आ गया। लेकिन फिर से मैंने पेरेंट्स को बहुत बार समझाया, उसके बाद समझाने पर समझ गए। मैं हैदराबाद गई, 3 महीने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, फिर वापस बेंगलोर नवगुरुकुल आ गई। फिर हमारे नवगुरुकुल के भैया ने हमें कुछ कंपनीज़ में इंटरव्यू देने के लिए बोल दिया। उनको पता था कि हम अभी 16 साल के हैं और हमें कोई भी कंपनी इजीली हायर नहीं करेंगी, लेकिन उन्हें भी पता था कि हम 16 साल के हुआ है तो क्या हुआ, हमारे अंदर स्किल तो है। कम से कम 100 में से कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो स्किल देखती होगी, हमारी डिग्री और एज नहीं देखती होगी। तो बस फिर हम भी इंटरव्यू में लग गए, इंटरव्यू देते रहे और हर बार रिजेक्ट होते गए। लेकिन
हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। उसी बीच मेरे पापा ने मुझे दिल्ली बुला लिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा जॉब नहीं लग रहा है तो तुम अपना 12th का एग्ज़ाम दे दो, फिर जॉब के लिए सोचना। तो जब मैं घर पे खाली थी तो मैं यही सोच रही थी कि क्या हुआ मेरे उस सपनों का, क्या हुआ मेरी उस मेहनत का जो मैंने घर से दूर रहकर दिन रात मेहनत करके करी थी। क्या करूं, बस इसी सोच में पड़ गई। बस मैं लगी रही क्योंकि मुझे भी मेरा वो दौर देखना था, मुझे भी अपने सपनों को सच करना था। तो मैंने दिल्ली में ही रहकर कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 20 जगह अप्लाई किया, लेकिन हर बार रिजेक्ट होती गई, क्योंकि हर कोई आपको आपकी एज की वजह से रिजेक्ट कर देता है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रही। तो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 20 जगह ट्राई किया। 20 बार किया तो क्या हुआ, ना ही यहाँ पे गिनती 20 है और ना ही यहाँ पे कंपनी 20 है। बस फिर मैं लगी रही, ट्राई करती रही, और लगातार मेहनत के दम पर मुझे एक कंपनी ने जॉब के लिए हाँ कर दी। लेकिन मैं तब भी 18 साल की नहीं हुई थी। तो उस कंपनी में मैंने एज अ इंटर्न 4 महीने काम किया। 18 साल होने के बाद मुझे कंपनी ने एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में हायर कर लिया। आज मैंने अपनी मेहनत के दम पर अपने मम्मी पापा को उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से बाहर निकाल ही लिया है। तो जब मैं आज मम्मी पापा को खुश देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुद पे गर्व फील होता है। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि पिछड़े गांव से आई हुई लड़की, गरीब परिवार की लड़की, अपने पैरों पे खड़े होकर सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही होगी? नहीं सोचा था। यह मैंने सोचा था, यह मेरा सपना था, इसलिए मैंने इसे पूरा किया। जिंदगी हमेशा आपके सोचने पर चलती है, दूसरों के सोचने पर नहीं चलती। सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, मेरी ज़िंदगी में भी मुश्किलें आई, आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें आएंगे, पर कोई जादू नहीं होगा। आपको अपने सपने खुद साकार करने होंगे। इसलिए आगे बढ़ो, मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।